शौर्य की बात सुनकर सुगुन उसका चेहरा देखती रह गई। तभी शौर्य ने कहा, इस पार्टी में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे सनाया और आहान दोनों की बेइज्जती हो, और इसमें गलती भी आहान की ही होनी चाहिए। इस पर सगुन ने पार्टी में चारों तरफ नज़रें दौड़ाए हुए कहा, लेकिन ऐसे कैसा होगा ये। तभी शौर्य की नज़र सनाया पर पड़ी, जब आहान से थोड़ा दूर होकर एक तरफ चली गई थी। और फिर सुगुन के पति गौरव ने जब सनाया को वहाँ अकेला देखा तो उसी तरफ बढ़ गया। गौरव हमेशा से ही सनाया को पसंद करता था, मगर फिर उसकी शादी शगुन के साथ हो गई। बावजूद इसके गौरव अभी भी कोई मौका नहीं छोड़ता था, इसीलिए अब भी वो उस पर ट्राई करता रहता था। हाँ, ये बात अलग थी कि सनाया गौरव को जरा भी भाव नहीं देती थी। तभी शगुन ने आहान की तरफ देखकर शौर्य से कहा, आज इस गरीब फटीचर के ऊपर इतना महंगा सूट मुझे सही नहीं लग रहा। ये सनाया कुछ ज़्यादा ही भाव देने लगी है इसे। इस पर शौर्य ने कहा, कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है ये, और फिर देखो अब क्या करता हूँ। कहते हुए अपने हाथ में शराब का गिलास लिए शौर्य आहान की तरफ बढ़ गया। उसने दूर से ही थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, अरे आहान, आज ये सूट कहाँ से मारा? ओह, लगता है अब ये निकम्मा पति अपनी बीवी के पैसों पर पलने लगा है, वरना तुम्हारी औकात कहाँ है जो इतने महंगे सूट की तरफ देख भी सको। वहाँ मौजूद आसपास खड़े कई बड़े लोग आहान की तरफ देखकर हंसने लगे। तभी वहाँ पर सुगुन भी अपने हाथ में शराब का गिलास लिए आई और बोली, अरे जीजाजी, ये शौर्य कुछ भी बोलता है, आप उसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। हमारे जीजाजी घर जमाए हैं तो क्या हुआ, आखिर घर जमाए अपने ससुराल के टुकड़ों पर पलता है, और फिर अगर आप अपनी बीवी के खर्चे पर पल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। शगुन की बात पर शौर्य एक ठहाका मारकर हंस पड़ा और फिर आगे बोला, अच्छा ठीक है, सॉरी, लेकिन सुगुन, क्या तुम्हें लगता है कि सनाया इनसे प्यार करती है? जवाब में सुगुन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इस पर शौर्य ने कहा, वो देखो, अपने पति को अकेला छोड़कर वहाँ कोने में सनाया किसी और के साथ। सुगुन और आहान ने उस तरफ देखा जहाँ सनाया गौरव के साथ बात कर रही थी। सुगुन ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ ये तो है, सनाया को कम से कम यहाँ तो आहान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। फिर सुगुन ने आहान की तरफ देखकर कहा, अरे छोड़िए भी जीजाजी इन सब बातों को, आइए हम लोग साथ में एंजॉय करते हैं। कहते हुए सुगुन ने शराब का गिलास आहान की तरफ बढ़ा दिया। तभी आहान ने मना करते हुए कहा, नहीं सुगुन, मैं शराब नहीं पीता। इस पर शौर्य ने अपना गिलास आहान के होठों से लगाते हुए कहा, ओह कम ऑन आहान, इतने बड़े पार्टी में शर्म मत कीजिए, यह हमारी इज्जत का सवाल है। कहते हुए शौर्य ने ज़बरदस्ती वो ड्रिंक आहान के मुंह में उधेड़ दी। मना करते करते भी आहान के अंदर पूरी शराब जा चुकी थी। जैसे ही शौर्य ने अपना गिलास हटाया, तभी शगुन ने अपना गिलास आहान के होठों से लगाते हुए कहा, ओह, तो क्या हमारे गिलास से पीने में आपका भेदभाव करेंगे जीजाजी? चलिए इसे भी ख़त्म करिए। आहान मना करता रहा, मगर उनकी जिद के आगे आहान की एक न चली। थोड़ी देर में वो बेहद नशे में हो चुका था और शौर्य व शगुन अब उसके मज़े लेते हुए देख रहे थे। अब तक यामिनी जी और शौर्य के पिता नीरज भी पार्टी में आ चुके थे। इसके अलावा दादा आनंद गिल भी लोगों से मिल रहे थे। तभी शौर्य ने लोगों का ध्यान आहान की तरफ खींचते हुए तेज आवाज़ में कहा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मिले हमारे घर दामाद मिस्टर आहान से। इनके अंदर बहुत सी खूबियाँ हैं, ये किस ख़ानदान से हैं और इनका पैसा क्या है, क्या सोचकर इन्होंने हमारे ख़ानदान से नाता जोड़ा, आज ये सबके बारे में बताएंगे। क्यों जीजाजी, बताइए न। आहान ने नशे में ही शौर्य की तरफ बढ़कर कहा, ओह, तो इसीलिए तुमने और सुगुन ने ज़बरदस्ती मुझे शराब पिलाए, और अब अगर जानना ही चाहते हो तो सुनो। वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी और लोग बड़ी दिलचस्पी से इस तमाशे को देख रहे थे। आहान ने शौर्य की तरफ देखकर कहा, साले साहब, सबसे पहले मैं तुम्हारे बारे में बताता हूँ। तुम एक नंबर के लालची और खुदगर्ज इंसान हो। गिल कंस्ट्रक्शन के बिजनेस की बागडोर तुम अपने हाथ में लेना चाहते हो, है ना? और इसीलिए तुम सनाया को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। तुम हमारा रिश्ता भी तोड़ना चाहते हो। तभी शौर्य उसकी बात काटते हुए बोला, आहान, क्या बकवास कर रहे हो? जवाब में आहान ने अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और बोला, अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है शौर्य। हाँ, इसी बिज़नेस को हासिल करने के लिए तुम तरह तरह की चालें चलते हो।
अपने बाप नीरज के साथ मिलकर और दादाजी की चापलूसी करके उन्हें शनाया के खिलाफ भड़काते हो। तभी दादा आनंद गिल आहान के सामने आकर बोले, आहान ये सब क्या है? आहान उन्हें देखकर बोला, ओह दादाजी, और आपके बारे में तो क्या ही कहना। आप शनाया को मौका ज़रूर देते हैं, मगर अंदर ही अंदर आप शनाया से ज़्यादा शौर्य को चाहते हैं। इसीलिए आप हर फैसला शौर्य के हक में और शनाया के खिलाफ होता है। तभी शगुन वहाँ आकर बोली, आहान ये हमारे दादाजी हैं। इस पर आहान बोला, और हाँ शगुन, मुझे पता है कि शनाया के खिलाफ अब तुम और शौर्य एक हो चुके हो कभी फिर भी आखिर शौर्य के चाचा की ही तो लड़की हो ना। अंदर ही अंदर तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ चाहे कितना भी सोचो, मगर जब बात शनाया की आती है तो तुम दोनों एक हो जाते हो। इसीलिए तो तुम दोनों ने मुझे बेइज्जत करने के लिए शराब पिलाई, मगर शनाया के साथ में खड़ा हूँ और मेरे रहते हुए कोई भी शनाया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर आहान की आंखें थोड़ा नम हो गई और वो कुछ सोचते हुए बोला, सच कहूँ तो एक शनाया ही है जो तुम सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं। वो सभी का ख्याल रखती हैं, अपनी फैमिली बिजनेस के बारे में उसे सबसे ज़्यादा फिक्र है, मगर भेदभाव भी उसी के साथ होता रहा है। अब तक शनाया भी वहाँ आ चुकी थी। आहान नशे में ज़रूर था, मगर उसने जो भी कहा वो सच था, और ये बातें सुनकर शनाया की आंखें नम हो गई थी। तभी शौर्य आहान के करीब आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, बहुत बेइज्जती करवा चुके आप हम लोगों की, अब बेहतर यही है कि जल्दी से यहाँ से निकलिए। इतना कहकर शौर्य ने आहान को धक्का दिया तो आहान सामने खड़ी शनाया के कदमों में गिर पड़ा। यह देखकर शौर्य हंसते हुए बोला, तू कल भी शनाया के पैरों की जूती के बराबर था और आज भी तेरी यही हाल है। आहान ने सर उठाकर ऊपर देखा तो सामने शनाया खड़ी हुई थी। शनाया ने झुककर आहान को सहारा देते हुए उठाया। आहान अभी भी नशे में बड़बड़ा रहा था, मगर शनाया ने उसे संभाला हुआ था। अचानक ही शनाया का चेहरा एकदम से सख्त हो गया। वो शौर्य और शगुन की तरफ देखते हुए बोली, आज तुम दोनों ने सचमुच बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। किसी को नीचा दिखाने के लिए तुम दोनों कितना गिर सकते हो ये आज मैंने देख लिया। मगर एक बात कान खोलकर सुन लो, आहान को कुछ भी कहने से पहले एक बार ये ज़रूर सोच लेना कि ये मेरे हस्बैंड है, और कितनी भी कोशिश कर लो ये सच बदल नहीं सकता। इसीलिए आज के बाद आहान के साथ अगर किसी ने भी गलत करने की सोची तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। शनाया की बात सुनकर शगुन और शौर्य का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शनाया भी आहान का साथ दे सकती हैं। यामिनी जी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। तभी यामिनी जी शौर्य के पास आकर बोली, ये सब क्या ड्रामा है शौर्य? इस पर शौर्य ने कहा, ये आहान हमारे ख़ानदान पर धब्बा बन चुका है आंटी, और शनाया इस धब्बे के साथ ही जीना चाहती हैं। जवाब में यामिनी जी एक लंबी सांस लेकर बोली, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? शनाया के पिता ने इसे ज़बरदस्ती हमारे गले बांध दिया है। शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो हम इनका रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं। यामिनी जी ने हैरानी से पूछा, मगर कैसे? शौर्य अपने होठों को यामिनी जी के कान के पास ले गया और उन्हें कुछ बताया, जिसे सुनकर यामिनी जी के होठों पर एक मुस्कान आ गई और वे बोली, ठीक है, मगर इसमें मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए। इधर शनाया अब किसी तरह आहान को पार्टी से लेकर बाहर आ गई थी। बाहर आकर उसे अपनी कार में बिठाया और वहाँ से वे घर निकल गई। शनाया ये समझ गई थी कि जो कुछ भी हुआ उसे भड़काने वाले शौर्य और शगुन ही थे, मगर ये सोचकर शनाया अच्छा फील कर रही थी कि आहान ने जो कुछ भी कहा वो सच था। आज आहान ने वो सब कह दिया था जो वर्षों से शनाया के दिल में था। आहान को ले जाकर शनाया ने उसे बेड पर लिटाया और आहान अभी भी उसे पकड़े हुए था, और उस समय शनाया आहान के सीने पर ही गिर पड़ी, मगर आहान उसके गले में हाथ डाले हुए था। वो शनाया को जैसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। नशे में भी आहान के मुंह से आवाज़ निकली, शनाया मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, शनाया लव यू। सॉरी आज जो भी हुआ, मगर इसमें मेरी गलती नहीं थी। ये सब हमें अलग करना चाहते हैं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं हर हाल में आपके साथ रहूँगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर शनाया के होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने ब्लैंकेट से आहान को कवर किया और फिर अपने कमरे में चली गई। रात भर शनाया आहान के बारे में सोचती रही। उसे नींद ही नहीं आ रही थी।
करवट बदलते हुए सुबह हो चुकी थी जब सनाया की आंख लगी। अहान जल्दी उठ गया था। उसे सब कुछ याद था कि रात की पार्टी में क्या हुआ था। अहान ये सोचकर घबरा रहा था कि वो सनाया को कैसे फेस करेगा। किचन से आ रही कुछ आवाज़ को सुनकर सनाया की नींद खुली। जैसे ही वो उठी तो सामने अहान 2 कप कॉफ़ी लिए खड़ा था। उसने सनाया से कहा, गुड मॉर्निंग, सॉरी कर पार्टी में जो हुआ उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे कारण कल फिर आपको प्रॉब्लम हुई। सनाया ने घूरकर अहान को देखा और फिर एक लंबी सांस लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। अहान ने आवाज़ देकर कहा, कल के लिए सॉरी, कॉफ़ी तो ले लो। आवाज़ में जवाब में सनाया ने कहा, मुझे फ्रेश होना है, वापस आकर पी लूँगी। इतना कहकर सनाया बाथरूम की तरफ बढ़ गई। अहान फिर से किचन की तरफ बढ़ गया। तभी सनाया कुछ लेने के लिए किचन में वापस आई तो उसने देखा कि अहान आटा गूंथने की कोशिश कर रहा है। अहान के नाक पर खुजली हो रही थी तो उसने सनाया से कहा, मेरी नाक पर खुजली। सनाया ने घूर कर उसे देखा तो अहान चुप हो गया और खुद के हाथों से ही नाक पर हाथ फेरा। ऐसा करने से उसके पूरे चेहरे पर आटा लग गया। सनाया आगे बढ़कर पानी ले रही थी। जब उसने अहान के चेहरे की तरफ देखा, उसे देखते ही सनाया के मुंह से हंसी निकल गई, मगर उसने कुछ ही जाहिर नहीं होने दिया। अपनी हंसी काबू में किए वो बाथरूम में घुस गई और वहाँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज़ अहान ने भी सुनी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी अहान का मोबाइल बजा और उसने अपने हाथ धोकर मोबाइल पर देखा तो विक्रम का फ़ोन था। अहान ने फ़ोन उठाकर कहा, अब आपने क्यों फ़ोन किया है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अपने फ़ैसले के बारे में आपने क्या सोचा है यंग मास्टर, या फिर हमें ही कुछ करना होगा? अहान कुछ देर खामोश रहकर बोला, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मेरा पीछा छोड़ दीजिए और आगे से मुझे फ़ोन मत करिएगा। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ये पता चले कि मैं एक अमीर ज़्यादा हूँ। ये बात सीक्रेट ही रहनी चाहिए। इतना कहकर अहान ने फ़ोन काट दिया और उसे एक साइड में रख दिया। फिर वो सनाया के लिए नाश्ता तैयार करने लगा। कुछ देर बाद सनाया वापस आई और कपड़े मिलने के लिए अपने वार्डरोब की तरफ बढ़ गई और फिर जैसे ही उसने अलमारी खोली तो सामने देखते ही हैरान रह गई। सनाया किचन में आकर गुस्से से अहान को देखने लगी। अहान सनाया को खड़े घूरे जा रही थी और जब अहान ने उसे इस तरह से देखा तो लड़खड़ाती जुबान में पूछा, क्या हुआ सनाया? जवाब में सनाया ने उसके सामने एक कागज़ रख दिया जो उसे अलमारी में मिला था। उसे अहान ने ही रखा था, जिस पर सॉरी लिखा हुआ था। अहान ने उस तरफ देखते हुए कहा, हाँ वो कल जो हुआ। तभी सनाया ने रुके सुर में कहा, इट्स ओके, मुझे ऑफिस जाना है, इसलिए अब बार बार एक ही बात बोलना बंद करो। जवाब में अहान ने हाँ में सिर हिलाया। किचन से निकलने के बाद अहान भी जल्दी रेडी हो गया क्योंकि उसे भी अपने बैंक जाना था। दोनों ने साथ में नाश्ता किया और फिर नीचे आ गए। तभी अहान ने सनाया की तरफ उसका सन ग्लासेस बढ़ाते हुए कहा, यह आपका शायद ऊपर ही भूल गई थी, लगा लीजिए वरना आपका सिर दर्द शुरू हो जाएगा। सनाया ने अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लाए उसे ले लिया और अपनी कार में बैठ गई। इधर अहान ने बाइक स्टार्ट की। दोनों अपनी मंजिल की तरफ निकल गए। तभी सनाया ने पीछे से हॉर्न बजाया तो अहान ने पलटकर देखा। सनाया ने कार वापस उसकी जगह लगाई और अहान के पास आकर बोली, क्यों ना मैं इस बाइक से ही चलूं, ट्रैफिक में आसानी होगी। अहान ने जल्दी से सीट साफ कर दी और सामने देखकर मुस्कुराने लगा। बाइक पर बैठकर सनाया ने अहान के कंधे पर हाथ रखा तो अहान को एक अलग ही एहसास हुआ। सनाया का भी कुछ ऐसा ही हाल था। आज वे दोनों पहली बार पूरे होश में एक दूसरे के इतने पास थे। अहान ने अपने ऊपर एक जैकेट डाली थी और सनाया ने अपनी जीन्स के ऊपर सफ़ेद रंग का टॉप डाला हुआ था जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी सनाया ने कहा, अब आप चलेंगे या फिर किसी और का इंतज़ार है? अहान ने एक मुस्कान के साथ गाड़ी आगे बढ़ा दी। जल्दी ही वो दोनों गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस के सामने खड़े थे। सनाया ने अभी बाइक से नीचे उतरी ही थी कि तभी उसका मोबाइल बजा। सनाया ने देखा कि उसकी माँ यामिनी जी का फ़ोन है तो उसने झट से उठा लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बेटा सनाया, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचो। इतना सुनते ही सनाया की हालत ख़राब हो गई। अहान उसका चेहरा देखकर बोला, क्या हुआ? जवाब में सनाया ने फ़ोन काट कर कहा, तुरंत सिटी हॉस्पिटल चलिए, पापा आज बाहर से वापस आ रहे थे तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। सनाया के पिता के एक्सीडेंट की खबर सुनकर अहान की भी हालत ख़राब हो गई क्योंकि एक
वही तो थे उसकी ज़िंदगी में जिन्होंने आहान पर हमेशा ही विश्वास किया था। उन्हें आहान बहुत प्यार करता था। जल्दबाजी में वे दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। सनाया के पिता आईसीयू में जा चुके थे और यामिनी जी वहीं बाहर बैठी आंसू बहा रही थी। उन्होंने सनाया की तरफ देखकर रोते हुए कहा, बेटा सनाया, वो तुम्हारे पापा, उन्हें आईसीयू में रखा गया है। तभी सनाया ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, शांत हो जाइए मम्मी, सब ठीक हो जाएगा, मैं पता करती हूँ। अब तक आहान डॉक्टर के पास पहुंचकर उनकी हालत पूछ रहा था। क्या बात है डॉक्टर, कैसी हालत है अब उनकी? इस पर डॉक्टर ने जवाब दिया, जब उन्हें लाया गया था तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन अभी उनकी हालत स्थिर है। फिर भी हम उन्हें निगरानी में रख सकते हैं। फ़िलहाल तो उम्मीद है कि उनकी हालत में सुधार होगा, पर कुछ और होने की आशंका से हम इनकार भी नहीं कर सकते हैं। इतना कहकर वो डॉक्टर वहाँ से चले गए। आहान, सनाया और यामिनी जी का पूरा दिन कसम में बीत गया। शाम होते को आई थी और अभी भी वे सब हॉस्पिटल में मौजूद थे। सनाया की हालत आहान से देखी नहीं जा रही थी। तभी कुछ सोचते हुए आहान ने सनाया के पास जाकर कहा, अब आप माँ को घर लेकर निकल जाइए सनाया, मैं अंकल की देखभाल के लिए यहाँ हूँ। जैसा भी होगा मैं आपको फ़ोन करता रहूँगा। इस पर सनाया ने कहा, मैं यहाँ से पापा को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, उनकी हालत। तभी आहान ने बीच में ही सनाया की बात काट कर बोला, देखो सनाया, अंकल के लिए मेरा प्यार आपसे कम नहीं है। उनके मेरे ऊपर जो एहसान है उसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। वो मेरे लिए भगवान के समान है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप भी खुद के ऊपर ध्यान दीजिए और माँ को लेकर घर चली जाइए। यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूँगा। आहान के बहुत रिक्वेस्ट करने पर सनाया मान गई और फिर वो यामिनी जी को अपने साथ लेकर घर निकल गई। कुछ ही देर में सनाया अपने कमरे पर और यामिनी जी अपने घर पर थी। इधर आहान अभी हॉस्पिटल में एक जगह बैठा हुआ था। जब डॉक्टर ने उसके पास आकर कहा, देखिए मिस्टर, शेखर की हालत अचानक ही बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, जल्दी ही उनका ऑपरेशन करना होगा। ये बात सुनकर आहान एकदम से हड़बड़ा गया और लड़खड़ाती जुबान में पूछा, पर आपने तो कहा था कि उनकी हालत स्थिर है, फिर अचानक ही ऐसा क्या हो गया? जवाब में उस डॉक्टर ने कहा, इस बारे में हम कुछ भी ठीक से नहीं कह सकते हैं, मगर उनका ऑपरेशन जल्दी ही नहीं किया गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इस पर आहान ने कहा, तो फिर आपको किसका इंतज़ार है डॉक्टर, आप ऑपरेशन शुरू करिए। तभी डॉक्टर ने कहा, ओके फाइन, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको भरने होंगे और बिल काउंटर पर जाकर 15 लाख भर दीजिए। हम ऑपरेशन की तैयारी शुरू करते हैं। 15 लाख की बात सुनते ही आहान टेंशन में नज़र आने लगा। उसने सनाया को कॉल करने के लिए फ़ोन निकाला ही था कि तभी उसके सामने विक्रम खड़ा दिखा, जो आहान की तरफ देखकर ही मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही आहान के दिमाग में ढेर सारे डाउट्स आ गए और वो विक्रम के पास जाकर बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जवाब में विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, वैसे सनाया इतने पैसे का इंतज़ाम आसानी से कर लेगी, लेकिन आपको क्या लगता है यंग मास्टर कि ये सब आपके अपने आप हो गया? उसकी बात सुनकर आहान की आंखें सिकुड़ गई। तभी विक्रम ने आगे कहा, यह एक्सीडेंट तुम्हारे पिता के कहने पर ही करवाया गया है। यह सुनकर आहान को झटका सा लगा। एक पल को उसे यकीन नहीं हुआ कि सामने खड़ा विक्रम सच बोल रहा है और विक्रम के चेहरे से मुस्कान गायब नहीं हुई। अगले ही पल आहान का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? इस पर विक्रम ने कहा, आदित्य राय ज़्यादा की हिम्मत इतनी ज़्यादा है कि अपने एक इशारे पर इंडिया का बाजार हिला सकता है, फिर ये तो एक मामूली एक्सीडेंट है। आहान ने गुस्से में कहा, यह आपने सही नहीं किया, आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। विक्रम फिर से बोला, बस 15 लाख तो है इसकी कीमत और मैं ये चुकाने के लिए तैयार हूँ। बस आपको अब रायजादा ग्रुप को अपनाना होगा। इस कंपनी के सामने 15 लाख ऊँट के मुंह में जीरे के जैसा है। इस पर आहान ने कहा, ये रुपए तो तुम्हें भरने ही होंगे और अंकल के एक्सीडेंट का हिसाब मैं बाद में लूँगा, लेकिन मैं तुम्हारी बात कभी भी नहीं मानूंगा। जवाब में विक्रम ने कहा, अगर मैं पैसे ना भी दूं तब भी तुम्हारा काम नहीं रुकेगा यंग मास्टर, क्योंकि आपके पास सनाया है। लेकिन सोचो, अगर सनाया को पता चला कि उसके पापा का एक्सीडेंट इसीलिए हुआ है क्योंकि तुमने हमारी बात नहीं मानी, अगर उसे ये पता चला कि तुम्हारा रायजादा ख़ानदान से ताल्लुक़ होना
ही एक एक्सीडेंट की वजह है तो क्या वो कभी आपको माफ़ करेगी? मेरा ख्याल है कि जो रिश्ता अभी धीरे धीरे सही हो रहा है वो ख़त्म भी हो जाएगा। आहान विक्रम की चेहरे की तरफ देखता रह गया। सच में विक्रम ने बड़ी ही शातिर चाल चली थी और आहान को ये अफसोस हो रहा था कि अभी तक वो इस साजिश को समझ क्यों नहीं पाया था। तभी विक्रम ने आगे कहा, और हाँ, अगर आपने हाँ नहीं की तो आप अपने पिताजी को जानते ही हैं, ये सब यही नहीं रुकने वाला, सनाया भी है। सनाया का नाम सुनते ही आहान एकदम से घबरा गया। उसने विक्रम को रोकते हुए कहा, ओके ओके, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे सनाया या उसकी फैमिली और मुसीबत में आए। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, मगर ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि मैं कौन हूँ और यह सब मेरी वजह से हुआ है। आहान का जवाब सुनकर विक्रम मुस्कुराने लगा। तभी सामने से आहान को सनाया आती हुई दिखी। उसके हाथ में एक टिफ़िन था। विक्रम उसे देखते ही वहाँ से चला गया। आहान ने सनाया को उसके पापा की हालत के बारे में बताया और फिर ज़रूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद उनका ऑपरेशन शुरू हो गया। कुछ देर डॉक्टर ने खबर सुनाई कि अब शेखर की हालत सही है। ये सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली। फिर सनाया ने आहान की तरफ टिफ़िन बढ़ाते हुए कहा, मैं ये खाना पापा के लिए बनाकर लाई थी। सोचा था उनकी हालत ठीक होगी तो खिला दूंगी, फ़िलहाल इसे आपको खाना होगा। आहान को सच में भूख लगी थी। उसने टिफ़िन खोला तो अंदर भिंडी की सब्ज़ी रखी हुई थी जो आहान को बहुत पसंद थी। तभी उसे सनाया की बात याद आई कि उसने खाना पापा के लिए बनाया था, मगर उसके पापा शेखर को तो भिंडी से सख्त नफरत थी और ये बात सनाया अच्छे से जानती थी। मतलब साफ था कि सनाया ने ये खाना आहान के लिए ही बनाया था, मगर इस बात को वो जताना नहीं चाहती थी। ये सोचकर आहान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शेखर को आईसीयू से बाहर शिफ्ट कर दिया गया था और सनाया उन्हीं के पास थी। इधर आहान ने टिफ़िन ख़त्म किया ही था कि तभी उसके मोबाइल पर शगुन का कॉल आ गया। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आहान जीजू प्लीज़ मुझे बचा लीजिए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। आहान ने पूछा, ये क्या नया नाटक है शगुन? इस पर शगुन ने रोते हुए कहा, जीजू देव मल्होत्रा के क्लब में कुछ लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। गौरव और शौर्य का भी नंबर नहीं लग रहा, इसीलिए आपको कॉल किया, आप जल्दी। शगुन ने इतना ही कहा कि तभी किसी ने उसके हाथ से मोबाइल छीनकर नीचे फेंक दिया। फ़ोन पर आहान उसकी चीख और कुछ गुंडों की आवाज़ साफ सुन पा रहा था। आज कहाँ बचकर जाओगी हमसे? बिना हमारी हसरत पूरी किए तुम नहीं जा सकती, कोई भी बचाने नहीं आएगा तुम्हें। तभी सुगुन की एक चीख गूंजी और वे सभी गुंडे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। सुगुन के रोने की आवाज़ और गुंडे के हंसने की आवाज़ आहान के कानों में सांप पड़ रही थी। आहान दौड़ते हुए सनाया के पास पहुंचा और बोला, सनाया मुझे कुछ ज़रूरी काम है, बस मैं कुछ देर में आता हूँ। सनाया ने पलटकर कुछ कहना चाहा, मगर आहान वहाँ से जा चुका था। जैसे ही आहान देव मल्होत्रा के क्लब में पहुँचा तो वहाँ कोई भी नहीं था। पूरा क्लब खाली था। उसे किसी साजिश की बू आ रही थी। धड़कते दिल से आहान थोड़ा और अंदर बढ़ा कि तभी पीछे से किसी ने हाथ में रुमाल लेकर उसके नाक को तेज़ी से दबा दिया। आहान कुछ पल छूटते ही कोशिश करता रहा और अंत में बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। तभी वहाँ दो चेहरे नजर आए। बेहोश पड़े आहान के सामने सुगुन और शौर्य खड़े मुस्कुरा रहे थे। आखिर क्या होने वाला है आहान के साथ? क्या है शौर्य और सुगुन की साजिश? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जल्दी ही।